हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सवल स्टाफ। माय नेम इज रोहित मिड्डा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर पीजीटी की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं और इस बार अच्छी खासी वैकेंसीज के साथ ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में भी 100+ वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं इस बार पेपर में अपीयर आपको देखने को मिलेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो अगर आपने मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, इट मींस द एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है और साथ में बीएड की हुई है तो आप एलिजिबल हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स पेपर में अपीयर होंगे। तो देखिए, पेपर में जहां हम बात करते हैं कि जो पेपर होगा इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और क्या पेपर में पूछा जाएगा। हम सब जानते हैं कि पेपर में एमए लेवल तक का सिलेबस पूछा जाता है, मास्टर्स लेवल तक का सिलेबस पूछा जाएगा। बट ये मास्टर्स लेवल के सिलेबस में किन किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया जाता है, किन किन टॉपिक्स को लेकर मेनली सवाल आते हैं। 2016-17 वाला पेपर अगर आपने एनालाइज किया तो देखिए, हमारा जो पेपर है उसमें हर तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। 2016-17 वाला पेपर अगर आप देख रहे हो तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के भी सवाल है, इसमें पॉलिटिकल थ्योरी के भी सवाल हैं, इसमें जनरल क्वेश्चंस भी हैं और इसमें आपको थिंकर्स को लेकर सवाल भी देखने को मिलते हैं। यानी कि इसमें 10वीं 12वीं लेवल के सवाल भी हैं, इसमें मास्टर्स लेवल के सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं। सो ऐसा तो नहीं है कि हमें सिर्फ मास्टर्स लेवल तक का ही कवर करना है, हमें 10वीं 12वीं लेवल तक का भी कवर करना पड़ेगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 10th 12th लेवल। व्हाट इज दिस 10th 12th लेवल? आम भाषा में समझे तो हमें थिंकर्स भी पढ़ने हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, क्योंकि पेपर के अंदर जो हाफ क्वेश्चंस थे वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही पूछेंगे। तो हमें डिटेल में ये सारी चीजें कवर करनी है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी कवर करना है, हमें थिंकर्स को भी पढ़ना है, पॉलिटिकल थ्योरी भी पढ़नी है। ये सारे टॉपिक्स को एक स्ट्रक्चराइज वे में हमें कवर करना पड़ेगा। और आज की इस स्पेसिफिकली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि संविधान को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर पेपर में मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछे गए। आपने देखा होगा अप्रॉक्स 30 to 40 क्वेश्चंस जो हैं पेपर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड पूछे गए थे। और स्पेसिफिकली अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करता हूं तो 2016-17 वाले पेपर में 4 सवाल जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स से लेकर पूछे गए। जी हाँ, मौलिक अधिकारों से लेकर, ठीक है, मूल अधिकारों से लेकर 4 सवाल पेपर के अंदर आए थे। मैं बताऊंगा भी कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो आज की हमारी क्लास के अंदर हम फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, क्यों है और क्या इनकी विशेषता है, द इंपॉर्टेंस एंड द फीचर्स, एंड ये है क्या, डिटेल में इनको समझेंगे। तो आपको इस लेक्चर को लास्ट तक देखना है स्टूडेंट्स। हालांकि एक लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स हम पूरे नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम इसको अच्छे वे में करने वाले हैं, तो पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, इसके लिए अदर लेक्चर्स भी लगेंगे। बट एज यू ऑल नो दैट दिस इज जस्ट अ डेमो लेक्चर, तो इसके अंदर हम कुछ पार्ट जो है वो कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स का। बट आपको इसको ध्यान से देखना है क्योंकि आप बहुत सारी नॉलेज जो है फंडामेंटल राइट्स को लेकर गेन कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। सो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया कि हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान के अंदर कुछ यहां पर पार्ट्स दिए गए हैं, कुछ यहां पर हमारे पास भाग जो है बांटे गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये पार्ट 3 में आते हैं। और आप सबको पता है कि हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हम फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को कवर करते हैं। आइए थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, कि एक्चुअल में संविधान क्या है। हालांकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दूंगा संविधान का, क्योंकि डिटेल में तो जब हम पढ़ेंगे क्लासेस के अंदर तो वहां पर डिटेल में बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसकी क्या फीचर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स। ठीक है, आज तो हम फंडामेंटल राइट्स के फीचर पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत थी और क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, अधिकारों की क्या जरूरत थी और क्या अधिकार है, ये सब आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ करते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। जैसे कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, क्यों ऐसे लॉ बनाए गए और क्यों मैं इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड बोल रहा हूं। ठीक है, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड हम कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर एरिया, कोई भी एक पर्टिकुलर कोई बाउंड्री होती है, ठीक है, जहां पर लोग रह रहे हैं, कोई सोसाइटी है, कोई भी सोसाइटी है, कोई समाज है, उस समाज में जो लोग रहते हैं, मान लीजिए दिस इज अ सोसाइटी, ये एक सोसाइटी है,
इसमें इसमें कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, और ये जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, अब इन लोगों को रेगुलेट अगर आपको करना है, यानी कि इन लोगों को अगर आपको विकसित करना है, प्रॉपर मेंटेन करना है, तो आपको कुछ कानूनों की आवश्यकता भी पड़ती है, कुछ लॉज की जरूरत भी पड़ती है। विदाउट लॉज आप गवर्न नहीं कर सकते। कैसे गवर्न नहीं कर सकते, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हमारे पास हमारा ना एक फंडामेंटल राइट है, उसके एग्जांपल से समझाता हूं। राइट टू लाइफ आप सबने देखा होगा। अब राइट टू लाइफ अगर ना होता, यानी कि जीने का अधिकार अगर मौलिक अधिकार ना होता, तो एक व्यक्ति ही दूसरी व्यक्ति के लिए जान लेने का कारण बन जाता। जी हां, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ही खतरा यहां पर रहता, राइट टू लाइफ का डेंजर यहां पर रहता। आज हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारने से डरता है। अगर कोई कानून ही नहीं होता तो क्यों कोई डरता? कोई किसी को डर नहीं होता, जिसको मर्जी मारो, किसी का मर्जी नुकसान करो, किसी का कुछ भी करो। तो कानून होना बहुत जरूरी है, लॉ होना बहुत जरूरी है। और लॉ की एक नींव रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खासकर डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करता हूं, यानी कि लोकतंत्र की जहां हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी, ठीक है। अब ये डेमोक्रेसी क्या होती है दोस्तों? डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र, यानी कि जहां पर लोगों का तंत्र होता है। लोगों का तंत्र मतलब जहां जनता अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है, यानी कि सामने 4-5 नुमाइंदे होते हैं, जनता अपना प्रतिनिधि उनमें खुद चुनती है, मेजॉरिटी के द्वारा आज के सिस्टम के अनुसार हम उसको चूज करते हैं। सो डेमोक्रेसी में जहां जनता जो है अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है और कुछ वर्षों के लिए चूज किया जाता है, जिसके बाद वो बदल जाता है, वहां पर कुछ स्थिर कानूनों का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यानी कि मान लीजिए एक क्लास है, एक क्लास है जहां पर टीचर पढ़ाता है, एक क्लास है जहां पर टीचर पढ़ा रहा है, एक क्लास है जिसमें 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और ये 40 स्टूडेंट्स वाली क्लास के अंदर आप देखेंगे कि एक टीचर आता है, पढ़ाता है। बट वो टीचर यहां पर अगर क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहता है कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, बच्चे तरक्की करें, अच्छे से आगे बढ़े, तो वो टीचर भी यहां पर क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा। यानी कि कोई बोलेगा नहीं, अगर कोई बात करेगा तो उसको दंड मिलेगा, अगर कोई यहां पर क्लास का डिसिप्लिन दूसरे को तंग करेगा तो उसको दंड मिलेगा, अगर कोई होमवर्क नहीं करके आएगा तो उसको दंड मिलेगा। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत जरूरी होते हैं समाज के विकास के लिए, और यहां से शुरुआत होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, बिकॉज दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। सो यहां से इसकी शुरुआत होती है। तो समाज में डेमोक्रेसी यहां पर बहुत जरूरी है और कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर बहुत जरूरी है। तो भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, हम सब जानते हैं, और डेमोक्रेसी भी है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक वो देश जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन हो वहां पर डेमोक्रेसी भी हो। यानी कि हम ये नहीं समझ सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर है तो डेमोक्रेटिक कंट्री भी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन होना आवश्यक है और डेमोक्रेसी भी होना आवश्यक है, बट ऐसा नहीं है कि हर जगह ही होगी। सो भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशन भी है, डेमोक्रेसी भी है, यानी कि जनता अपना प्रतिनिधि खुद भी चुनती है और यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन भी है। बट एक बात यह भी सताती है कि जब जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, यानी कि सरकार आप लोगों ने चुनी और वो सरकार वर्क करती है हमारे लिए, ठीक है, हमने लीडर्स चुने और पॉलिटिकल लीडर्स आपस में वर्क करते हैं। बट क्या आपको ये नहीं लगता कि हम जब लोगों को अथॉरिटी दे रहे हैं हमें गवर्न करने के लिए, वो अपनी शक्तियों का मिसयूज भी कर सकते हैं? तो शक्तियों का मिसयूज अगर हो सकता है तो वहां पर हमारा जो फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है वो हमें प्रोटेक्ट करे इन शक्तियों को मिसयूज होने से। शक्तियों का मिसयूज वो लोग कर रहे हैं, बट हमारे अधिकारों का खंडन ना हो, हमारा शोषण ना हो, हमारा शोषण ना हो, इसीलिए कुछ लॉज की जरूरत, रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत यहां पर होनी चाहिए। सो इसीलिए हमारे पास सामने आते हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ अधिकार देता है और ये अधिकार हमारे नॉर्मल राइट्स के वायलेशंस को होने से बचाता है, हमारे शोषण के, हमें शोषण से बचाता है, हमें शोषण से बचाता है। जैसे कि आपने, जनता ने मिलकर प्रतिनिधि चुना और वो प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, वो मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं,
अमीरों का साथ दे रहे हैं, गरीबों को शोषण कर रहे हैं। मान लीजिए एक स्कूल है और अमीरों के बच्चे ही वहां पढ़ रहे हैं, गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा। अधिकार। एक दुकान है, पूरे देश में एक ही दुकान है जहां पर चावल मिलते हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है, और सरकार वो दुकान वाला जो है सिर्फ अमीरों को चावल बेच रहा है। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ लॉज प्रोवाइड करवाता है जो कि यहां पर हमें प्रोटेक्ट करते हैं। सो यहां पर बेसिक चीज अभी हमने समझी, अभी हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ने वाले हैं और इसको पढ़ने वाले हैं। क्लियर। सो एक डेमोक्रेसी में जहां पर लीडर जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते हुए, ठीक है, पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, बट हमेशा यह भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो अपनी शक्तियों का मिसयूज करे, गलत इस्तेमाल करे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अगेंस्ट कुछ अधिकार हमें प्रोवाइड करवाता है, और ये अधिकार जो होंगे इसके चलते हुए वो अथॉरिटी, वो मिसयूज जो है, यानी कि वो मिनिस्टर जो है अपनी शक्तियों के चलते हुए हमारे अधिकारों का शोषण नहीं कर सकते हैं, अपनी शक्तियों का मिसयूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के चलते हुए मैं आपको समझाता हूं। एक क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, एक क्लास के अंदर 40 बच्चे बैठे हुए हैं और उन 40 बच्चों में एक मॉनिटर होता है। ठीक है, आप लोग भी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, बहुत सारे लोग। ठीक है, तो एक क्लास है जिसमें 40 बच्चे बैठे हुए हैं, 40 स्टूडेंट्स आर देयर। तो 40 स्टूडेंट में एक राम नाम का व्यक्ति है, ठीक है, जो कि मॉनिटर है क्लास का, जो कि मॉनिटर है क्लास का। अब टीचर का नाम था साक्षी, टीचर का नाम था साक्षी, कुछ भी एग्जांपल ले रहे हैं, वी आर सपोजिंग। क्लियर। मान लीजिए साक्षी मैम की क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं और इस क्लास का मॉनिटर है राम। अब उस क्लास में राम मॉनिटर है, बट ये राम बहुत ही बुली पर्सन है, बहुत ही बुली पर्सन। एक दिन टीचर को बहुत इंपॉर्टेंट काम था, उसको प्रिंसिपल ऑफिस में बुला लिया गया और टीचर को जाना पड़ा। तो पीछे से क्लास को मेंटेन कौन करेगा? तो साक्षी मैम ने राम की ड्यूटी लगा दी कि राम, मैं जा रही हूं प्रिंसिपल मैम से मिलने के लिए, तुम मेरे आने तक इस क्लास का ध्यान रखोगे, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, क्लास में कोई शोर नहीं करेगा। तो हुआ क्या, राम ने बोला ठीक है। और उसी क्लास में एक बच्चा था जिसका नाम था राहुल। राम जो था बहुत बुली था और कई बार राहुल से उसकी बनती भी नहीं थी, ऐसा जनरली हो जाता है। तो हुआ क्या, जब टीचर वापस आई तो राम ने टीचर को बोला, राम ने साक्षी मैम को क्या बोला, मैम राहुल आपके पीछे से बहुत ज्यादा शोर कर रहा था, इसने बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं रखा और इसने मेरी बात भी नहीं सुनी। अब राम क्या कर रहा है यहां पर, राम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। राम क्या कर रहा है, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जो कि जनरली देखने को मिल सकता है। इसीलिए यहां पर अधिकारों का होना, अधिकारों का रक्षण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो राहुल बेचारे ने तो कुछ भी नहीं किया, राहुल तो शांति से बैठा हुआ था। राहुल ने बोला, मैम दिस इज नॉट राइट, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बिल्कुल शांति से बैठा हुआ अपनी पढ़ाई कर रहा था। बट यहां राम को बहुत मजा आ रहा था क्योंकि राम ने उसको बुली किया। राम ने टीचर को जो बोला, टीचर ने वो बात मान ली क्योंकि राम के पास शक्तियां थी। सो शक्तियां जहां पर, अब इस तरह से देखेंगे तो यहां पर शक्तियां जो है इन मिनिस्टर्स को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं और ये हमारे ही ऊपर, कुछ लोगों के ऊपर आकर गलत कार्य कर देते हैं। अब राहुल बेचारे को सजा भुगतनी पड़ गई, टीचर ने उसको डंडा भी मारा और उसको कुछ टास्क भी दे दिया करने के लिए। सो ये यहां पर एक प्रॉब्लम देखने को मिली और राहुल की सुनवाई नहीं हुई। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहीं पे क्या प्रोवाइड करवाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहीं पे रेमेडीज प्रोवाइड करवाता है। ये बताता है कि अगर सरकार, कोई व्यक्ति आपके अधिकारों का शोषण कर रहा है तो यहां पर ये फंडामेंटल राइट्स आपके अधिकारों के रक्षण के लिए बनाए गए हैं, न्यायालय आपके अधिकारों के रक्षण के लिए बनाए गए हैं और इसीलिए अधिकारों की शुरुआत हम करते हैं। सो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये यहां पर रूल्स बनाता है जो कि समाज को प्रोटेक्ट करते हैं मिसयूज होने से किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। और बहुत सारे ये जो लॉज हैं ये फंडामेंटल राइट्स के रूप में हमने लिखे हुए हैं भारतीय संविधान के अंदर। अब इन अधिकारों की जरूरत क्या और इन अधिकारों की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा एक दो एग्जांपल्स लेते हैं।
रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको चित्र दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति का, दैट इज शिवा मैन। इनका नाम था मचाल ललुंग, मचाल ललुंग। अब मचाल ललुंग क्या थे, इन्होंने कोई क्राइम किया, इन्होंने एक गुनाह किया, ठीक है, कोई बात नहीं, गुनाह ही किया ना, सजा भी भुगत लेंगे, ठीक है। अब इन्होंने गुनाह किया, जब इन्होंने गुनाह किया तब इनकी उम्र 23 साल की थी, 23 ईयर्स। असम के रहने वाले, रियलिस्टिक स्टोरी है ये, 23 साल के थे ये, सिर्फ 23 ईयर ओल्ड, सिर्फ 23 साल के। अब जब इनको जज के सामने, देखिए भारत देश में क्या चलता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है और उसका ट्रायल चलता है, उसका ट्रायल चलता है। तो जब इन्होंने क्राइम किया, ठीक है, इनके खिलाफ चार्जेस लगे, तो इनको जब जज के सामने पेश किया गया तो देखा गया कि इनकी सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं है, यानी कि ये बीमार है, ऐसा देखा गया। तो जज ने इनको हॉस्पिटल भेज दिया, ठीक है, इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। उसके बाद ये हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल में 2-4 दिन इलाज चला, ठीक हो गए। बट अब इनका क्या होना था, ट्रायल होना था, बट अदालत ने बात नहीं सुनी। अदालत ने बात कैसे सुननी थी, पुलिस वाले इनको आकर अदालत में लेके जाते, तभी अदालत बात सुनती इनकी। तो हॉस्पिटल वालों ने क्या किया, हॉस्पिटल ने 2 बार प्रशासन को, 2 टाइम्स प्रशासन को मेल करी, चिट्ठी भेजी, संदेशा भेजा, फोन किया कि आपका जो पर्सन यहां पर जुडिशियल कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर है, ये अब स्वस्थ है, आप इसको ले जाइए, इसका ट्रायल करवाइए। बट कोई भी अथॉरिटी वाला, कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी वहां से इनको लेने नहीं आया, और ये भाई साहब जुडिशियल कस्टडी में रहे, कब तक, 54 ईयर्स। जी हां, 54 ईयर्स ये इंसान जुडिशियल कस्टडी में रहा। और उसके बाद कुछ ह्यूमन राइट संगठन के द्वारा इनका केस आगे प्रोसीड किया गया, और तब जाकर ये भाई साहब रिहा होकर आते हैं। अब गुनाह किया होगा, कितना ही बड़ा गुनाह किया होगा, कोई 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल की सजा होती, बट ये 54 ईयर्स यहां पर जुडिशियल कस्टडी में रहे। जुडिशियल कस्टडी में रहने का कारण क्या है, क्यों, क्योंकि हमारे प्रशासन ने इनके अधिकारों का शोषण किया, इनकी लाइफ का शोषण किया। जी हां, हमारी अथॉरिटीज ने इनका शोषण किया, इनकी बात नहीं सुनेगी, इनकी बात नहीं सुनेगी। अगर यहां पर फंडामेंटल राइट्स इनके प्रोसीड किए जाते, अगर इनके मौलिक अधिकार यहां पर होते, तो इनको यहां पर अदालत में लेके जाया जाता, अदालत इनको इनके गुनाहों के अकॉर्डिंगली सजा सुनाती, और ये इनकी सारी जिंदगी, देखिए 54 ईयर्स इज नॉट अ शॉर्ट टर्म, ये कोई छोटा मोटा टाइम नहीं है, और ये इनको बाहर भटकना, बेसिकली अपना जुडिशियल कस्टडी में इतना टाइम नहीं रहना पड़ता। एक व्यक्ति की जिंदगी ही सारी खत्म होगी। 54 ईयर्स तो आज के टाइम पे एक एवरेज एज होता है ह्यूमन बींग्स का, इनका तो पूरा जीवन ही जुडिशियल कस्टडी में बीत गया। तो किस तरह से हमारे अधिकारों का शोषण होता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। आपको पता होगा एशियन गेम्स होती है, एशियन गेम्स अभी भी हुई है एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स होती है, एशियन गेम्स ना 4 साल बाद होती है, एशियन गेम्स 4 साल बाद होती है। तो 1982 में, 1982 में एशियन गेम्स होने वाली थी, 1982 में एशियन गेम्स होने वाली थी। और उन एशियन गेम्स की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कि वेन्यू ऑर्गेनाइज करने के लिए दिल्ली में हो रही थी। यहां पर क्या हुआ कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया गया कि आप यहां पर ग्राउंड जो है बनाओ, बेसिकली लोगों के बैठने के लिए प्लेस बनाओ, एरिया मैनेज करो, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया गया। अब कॉन्ट्रैक्टर्स ने आगे क्या किया, लेबरर्स को हायर किया, मजदूरों को हायर किया। तो जो लेबरर्स वहां पर हायर किए गए, सरकार द्वारा निर्धारित जो मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए लेबरर्स को, वो नहीं दिए गए। कैसे नहीं दिए गए, ये कॉन्ट्रैक्टर्स ने, कॉन्ट्रैक्टर था, इसने लेबरर्स को अपने अकॉर्डिंगली पैसा दिया, बाकी सारा पैसा खुद की जेब में डाल लिया, अपने अकॉर्डिंगली पैसा देता गया, और भाई लेबरर्स बेचारे परेशान। अब क्या है, यहां पर मिनिमम वेजेस अगर सरकार ने फिक्स किया हुआ है, अथॉरिटी ने फिक्स किया हुआ है, तो आप उनको वो अधिकार क्यों नहीं दे रहे, आप उनको वो प्रोवाइड क्यों नहीं करवा रहे हो, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहां पर इन लेबरर्स ने बाद में प्रोटेस्ट किया, तब जाकर कुछ लेबर राइट ग्रुप्स के द्वारा प्रोसीड करने पर, सरकार की अदालत का दरवाजा खटखटाने पर, जब कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई, तो कोर्ट ने जाकर आदेश दिए और इनको अपने वेजेस जो है पूरे मिले। यानी कि यहां पर हमारे अधिकारों का शोषण होता है, और ऐसे अधिकारों के शोषण से बचने के लिए हमें
फंडामेंटल राइट्स की आवश्यकता है, और अगर उन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हमें न्यायालय की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर अधिकारों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, राइट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एक डेमोक्रेसी के अंदर, एक लोकतंत्र के अंदर, यहां पर जो भी लोग रहते हैं, इंडिविजुअल्स रहते हैं, ठीक है, इनके कुछ अधिकार होने चाहिए, इनको कुछ राइट्स मिलने चाहिए, और सरकार जो है हमेशा इन अधिकारों का मनन करेगी, इनका खंडन नहीं करेगी, इनको मानेगी, इनको एक्सेप्ट करेगी, इनको रिकॉग्नाइज करेगी, और ये इंश्योर करेगी कि उसके सिटीजन्स को वो राइट मिल रहे हैं जो कि संविधान के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। सो यहां पर मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर एक लिस्ट जो है ऐड की गई अधिकारों की, दैट इज टू द सिटीजन्स, दैट इज रिलेटेड टू द सिटीजन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। और ऐसे लिस्ट को, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे राइट्स को, ठीक है, मेंशन किया गया और प्रोटेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और इसको बोला गया बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स। सो एक बिल ऑफ राइट्स जो है ये गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करता है कि वो एक व्यक्ति के अधिकारों के खिलाफ नहीं जा सकती, और यहां पर उसके खिलाफ अगर कोई ऐसा करता भी है, अगर कोई मिनिस्टर, कोई पर्सन, कोई गवर्नमेंट आपके अधिकारों का शोषण करता भी है, तो उसके लिए रेमेडी प्रोवाइड करवाई जाती है, यानी कि न्यायिक शक्तियां आपको प्रोवाइड की जाती हैं। आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हो, उसकी रेमेडी यहां पर प्रोवाइड करेगा। अब बिल ऑफ राइट्स हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, सो फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए एक एप्रोप्रिएट वर्ड रहता है, हम सब जानते हैं। देखिए यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं उसको बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है, और भारत देश में हम इसको फंडामेंटल राइट्स का नाम देते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत भारतीय संविधान के अंदर कैसे होती है? देखिए आप सबने अगर इतिहास पढ़ा हुआ है, ठीक है, स्कूल लेवल तक तो पढ़ा ही होगा, तो आजादी का संघर्ष अगर आपने पढ़ा हुआ है, यानी कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अगर आपने पढ़ी है, आप सबको पता होगा मोतीलाल नेहरू साहब ने 1928 में एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी जिसको बोला गया था नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट्स। इसके बाद जिन्नास 14 पॉइंट फॉर्मूला आया था, अगर आपको ध्यान है तो। सो यहां पर जो नेहरू जी की 1928 की नेहरू रिपोर्ट थी, उसके अंदर पहली बार इन्होंने डिमांड करी थी बिल ऑफ राइट्स की फॉर द इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। सो यहां पर इन्होंने डिमांड करा था कि हमें एक बिल ऑफ राइट्स चाहिए। सो 1928 में इसकी शुरुआत यहां पर हो जाती है, और उसके बाद बोला गया कि भारतीय संविधान, भारतीयों के लिए संविधान जब भी बनेगा तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स यानी कि बिल ऑफ राइट्स का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। सो फंडामेंटल शब्द यहां से जो आता है ये भी बताता है कि ये जो लॉज है, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो लॉज हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर ये लॉज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड कहते हैं। तो इसीलिए ये जो अधिकार है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे संविधान का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है, बिकॉज हमारे पास ऑर्डिनरी लॉज भी होते हैं, ऑर्डिनरी लॉज, साधारण अधिकार भी होते हैं, बट ये लॉ जो है ये मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। सो इनका रक्षण भी होना संविधान के द्वारा ही बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसीलिए यहां पर फंडामेंटल शब्द का इस्तेमाल किया गया और इनको संविधान के अंदर ही लिस्ट किया गया, बिकॉज संविधान इनका रक्षण भी करेगा। सो फंडामेंटल राइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा संविधान खुद ही इसको प्रोवाइड करवाता है और सरकार इसका खंडन नहीं कर सकती। क्लियर? अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि ये भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 इज रिलेटेड टू द यूनियन एंड स्टेट्स, पार्ट 2 इज रिलेटेड टू द सिटीजनशिप, यानी कि भाग 1 जो है वो भारत देश और राज्यों की बात करता है, भाग 2 जो है वो नागरिकता की बात करता है, और भाग 3 जो है वो यहां पर बात करता है किस चीज की? मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। क्लियर? अब इनको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये मैग्ना कार्टा क्या है मैं समझाता हूं आगे, ठीक है। इनको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, और ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक प्रोवाइड किए गए। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यूएस में इन अधिकारों को हम बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स, और भारतीय संविधान के अंदर हम इसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं।
सो इनको डिप्राइव, ये जो कहां से इंस्पिरेशन लेकर भारतीय संविधान में आते हैं, ये यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरणा लेकर भारतीय संविधान में ऐड किए गए थे। और फंडामेंटल राइट्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए, और भारत एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र है भारत देश के अंदर, और राजनीतिक लोकतंत्र में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ऐसे अधिकार मिलना, क्योंकि यहां पर ये अधिकार हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, हमारी आजादी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, हमारी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट, यानी कि स्टेट यहां पर उसका खंडन ना करे। यहां पर स्टेट वर्ड का एक मतलब होता है, मैं आगे अगर आपको समझाने वाला हूं, तो मौलिक अधिकार यहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं स्टूडेंट्स। सो मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा ब्रिटेन की एक धारणा है, ठीक है, वहां पर कुछ मजदूरों को कुछ अधिकार दिए गए थे, ब्रिटेन में कुछ लेबरर्स जो थे उनको कुछ अधिकार दिए गए थे और उसे मैग्ना कार्टा नाम दे दिया गया था। इसीलिए भारतीयों को जब ये अधिकार दिए गए तो हमारे संविधान में कुछ संविधानकारों ने इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहकर बुलाया। तो शुरुआत में भारतीय संविधान के अंदर 7 फंडामेंटल राइट थे, ये बात हम सब जानते हैं। शुरुआती दौर पर भारतीय संविधान 7 फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करवाता था। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, देयर आर 7 फंडामेंटल राइट्स, बट उसके बाद एक फंडामेंटल राइट्स को इसमें से रिमूव कर दिया गया, और वो फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, उसके तहत हमने राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करके उसे आर्टिकल 300A में एक कानूनी अधिकार के तौर पर इंक्लूड कर लिया था स्टूडेंट्स। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, काफी महत्वपूर्ण है। क्लियर? सो आज हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है, और ये 6 फंडामेंटल राइट आपके सामने स्क्रीन पे दिए गए हैं। अनुच्छेद की बात करता हूं तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक ये अधिकार दिए गए हैं। अब इनको हम डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे। ये अधिकार आपको दिए गए हैं फंडामेंटल राइट: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू एजुकेशन दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम। हिंदी में बात करें तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार भारतीय संविधान प्रोवाइड करवाता है अनुच्छेदों के अंदर। हम ये सारे अनुच्छेद डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बट इससे पहले हम पढ़ेंगे विशेषताएं, फीचर्स, ठीक है, कि हमारा संविधान जो है हमें ये मौलिक अधिकार जो प्रोवाइड करवा रहा है, ये इनके कुछ फीचर्स है। अब हमारे पास ये जो 6 मौलिक अधिकार है, इनमें से कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं, ठीक है, जो विदेशी नागरिकों को नहीं दिए जाते। देखिए, ये सारे के सारे अधिकार भारतीय नागरिकों को तो मिलते ही मिलते हैं, बट विदेश से भी कुछ नागरिक भारत आते हैं रहने के लिए। वो ये जो विदेशी नागरिक है, यानी कि फॉरेन सिटीजन्स है, फॉरेनर्स हैं, इनको भारत के अंदर कुछ ही मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, सारे मौलिक अधिकार इनको नहीं मिलते। क्लियर? सो कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिटीजन्स को ही मिलते हैं, ठीक है, और कुछ अधिकार जो हैं पर्सन्स ऑफ फॉरेन सिटीजन्स को, यानी कि ऑल पर्सन्स, चाहे वो फॉरेनर्स हो, लीगल पर्सन्स हो, जैसे कॉर्पोरेशन और कंपनीज हो, इनको दिए जाते हैं, और कुछ अधिकार इनको नहीं दिए जाते हैं। अब ये जो मौलिक अधिकार है, ये एब्सोल्यूट है, सॉरी नॉट एब्सोल्यूट है, पूर्ण नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब यहां पर क्या होता है? ये पूर्ण नहीं है, बट क्वालिफाइड है, इनकी मान्यता है, ये पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। अब पूर्ण नहीं है मतलब कैसे? राज्य जो है, मतलब स्टेट वर्ड, यहां पर स्टेट का डेफिनेशन मैं अभी आपको समझाऊंगा, अभी तक ये स्टेट वर्ड समझ के चलिएगा। मैं स्टेट वर्ड का मतलब आपको यहां पर बताता हूं, थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूं। स्टेट का मतलब यहां पर क्या है? स्टेट का मतलब यहां पर कोई राज्य नहीं है, यहां पर स्टेट का मतलब क्या क्या हो सकता है, आइए थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। यहां पर स्टेट का मतलब क्या क्या हो सकता है? स्टेट का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार, इसकी पार्लियामेंट, इसका लेजिस्लेचर, इसका एग्जीक्यूटिव, यानी कि केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियां, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट, ठीक है, लेजिस्लेचर यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, गवर्नमेंट की जो भी बॉडीज हैं वो सारा कुछ, इंक्लूडिंग राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार,
सिमिलरली इसकी भी सारा, इसका लेजिस्लेचर, इसका एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये सारे। उसके बाद सरकारी एजेंसियां, सरकार द्वारा जो भी बॉडीज वर्क कर रही हैं वो सब यहां पर आ जाएंगी। उसके बाद कई बार ऐसे होता है कि सरकार अपने काम के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को हायर कर लेती है, किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को हायर कर लेती है। सो कोई भी ऐसी बॉडी जो सरकारी कार्य पे लगी हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, गवर्नमेंट क्या कार्य कर रही है, उसको भी हम स्टेट वर्ड की डेफिनेशन में कंसीडर करते हैं। तो स्टेट का मतलब यहां पर यह होता है, ऐसा नहीं है कि हम किसी स्टेट यानी कि किसी राज्य की बात करें। तो ये सब ही स्टेट है, ये सब ही स्टेट है। ये आर्टिकल 12 में बताया जाता है, आगे चलकर जब हम आर्टिकल 12 पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टेट जो है यहां पर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है उनके ऊपर, ठीक है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारणों की वजह से, मान लीजिए सरकार जो है, स्टेट की एक बॉडी मान लीजिए, वो कहती है कि हमें चावल बांटने हैं, पर ये चावल जो है समाज के गरीब वंशज को ही मिलेंगे, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो है वो इंपोज की जा सकती है एंड दे आर द एलिजिबल, उनको हम मान के चलेंगे। बट ये रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है, ठीक है, बट और कोर्ट के द्वारा डिसाइड नहीं की जा सकती, ठीक है जी। सो यहां पर समाज में बैलेंस बनाए रखने के लिए, अब कोई अमीर है कोई गरीब है, अमीर तो रोटी खा ही रहा है बट गरीब को नहीं मिल रही, तो अगर वहां सरकार बांट रही है तो आपको उस चीज से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। सो यहां पर एक व्यक्ति के अधिकारों के अंदर बैलेंस बनाए रखने के लिए, ताकि समाज जो है वो मिलजुल कर रहे, यहां पर स्टेट अगर कुछ बनाती है तो उसके ऊपर आप कोई भी आवाज नहीं उठा सकते। उसके बाद, ठीक है, दे ऑल आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट एंड सम ऑफ देम आर आल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अब ये सारे के सारे अधिकार स्टेट के लिए तो एप्लीकेबल है ही है, स्टेट वर्ड के अंदर तो है ही है। अब स्टेट वर्ड के अंदर मैंने आपको ये तो नहीं बताया कि हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति, कोई प्राइवेट व्यक्ति भी इसमें कंसीडर होगा, कोई प्राइवेट व्यक्ति। प्राइवेट कहने का मतलब यहां पर यह भी हो सकता है कोई दुकानदार, ठीक है, बट कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जिनमें यहां पर बताया गया है कि ये प्राइवेट पर्संस पे भी एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कैसे। मान लीजिए एक दुकान वाला है, वो दुकान वाला चाय वाला है, मान लीजिए एक चाय का ठेला लगा रहा है कोई, ठीक है। वहां पर दो व्यक्ति आते हैं, उन दो व्यक्तियों का नाम, एक का नाम है सुरेश, एक का नाम है रमेश। सुरेश और रमेश दो व्यक्ति आते हैं, ठीक है। अब दुकान वाला जब चाय देता है, वो सुरेश को तो जानता है, उसको पता है सुरेश उसके गांव का व्यक्ति है, सुरेश ऐसा व्यक्ति है, जात का ये है। और वो चाय वाला उसको रमेश का भी पता है, ठीक है। अब सुरेश जो है, मान लीजिए ये ब्राह्मण है और ये रमेश नीची जात का है, लोअर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है। अब जब रमेश ने जब चाय सर्व की, ठीक है, तो सुरेश को तो चाय उसने दी अच्छे खासे कप में, ठीक है, अच्छे खासे कप में। बट जब रमेश को चाय दी तो उसको दे दिया कोई सी गंदे से कप में चाय दे दी, ठीक है, गंदे से गिलास में चाय पकड़ा दी। क्यों? क्योंकि वो नीची जाति का है। सो प्राइवेट इंडिविजुअल भी यहां पर शोषण नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ अधिकार इसके लिए भी है, कुछ अधिकार इसके लिए भी दिए गए हैं, और कुछ अधिकार नेगेटिव कैरेक्टर में भी आते हैं, क्लियर। और ये हमारी स्टेट अथॉरिटी के ऊपर कुछ लिमिटेशन लगा देते हैं, और कुछ पॉजिटिव नेचर में भी आते हैं, और ये पर्संस को कुछ विशेषाधिकार प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड करवा देते हैं। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये फंडामेंटल राइट्स का है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है? जस्टिसिएबल। ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये जस्टिसिएबल इन नेचर है। इट मींस दैट दे आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब देखिए सबसे बड़ी चीज जो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का सोल प्रोटेक्टर जिसको हम बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स का सोल प्रोटेक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो है जुडिशरी, कोर्ट्स, ठीक है। और यहां पर अगर आपके अधिकार आपको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है,
आपको ये अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हो। और अदालत यहां पर यह भी देखती है कि इस फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये अदालत का निर्णय होगा, ये अदालत देखेगी। अगर तो हुआ है तो अदालत उस केस को एक्सेप्ट करती है, अदरवाइज उस केस को रिजेक्ट किया जाता है। तो यहां पर जुडिशियल रिव्यू एक फीचर आता है हमारे पास, आगे पढ़ेंगे, न्यायिक समीक्षा जिसको हम कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर इन अधिकारों का मनन करता है और यहां पर अधिकारों को डिफेंड भी करता है। सो कोई भी व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का शोषण हुआ है, उसके फंडामेंटल राइट्स का शोषण हुआ है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर अपनी याचिका दायर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत यह सुनवाई करेगा और देखेगा कि वाकई में जो है ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है? द नेक्स्ट इज दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट। ये परमानेंट नहीं है, यानी कि इनमें अमेंडमेंट हो सकती है, बट द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। ये बात यहां पर ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स में या कहीं पे भी जो बेसिक फीचर दिया गया है उसमें बदलाव नहीं हो सकता, बाय द अमेंडमेंट भी नहीं हो सकता। अब जब कोई साधारण लॉ होता है उसको साधारण लॉ को सरकार साधारण अमेंडमेंट के द्वारा बदल सकती है, बट फंडामेंटल राइट्स को अगर आपको अमेंड करना है तो आपको भारतीय संविधान के अंदर जो संशोधन है आर्टिकल 368 के तहत करना पड़ेगा। सो पार्लियामेंट जो है इनको कर सकती है, इनमें बदलाव कर सकती है, पार्लियामेंट के पास शक्ति है, बट ओनली बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है? साधारण एक्ट के द्वारा इसको बदला नहीं जा सकता, इन मौलिक अधिकारों को बदला नहीं जा सकता। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भी बदल नहीं सकते। ये एक हमारे पास एक जजमेंट की बात यहां पर हम करते हैं, दैट वाज द केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था ये। सो यहां पर इस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आती है, ये सुप्रीम कोर्ट का आज तक का लार्जेस्ट एवर बेंच था, जिसके अंदर यहां पर जजेस के इस बेंच ने फैसला किया था कि भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है, प्रियम्बल में भी संशोधन हो सकता है, बट द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। बेसिक फीचर्स में बदलाव नहीं किया जा सकता। क्लियर? ये सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर केशवानंद भारती केस में जजमेंट दिया था। और जब यहां पर इमरजेंसी लगती है, जब यहां पर नेशनल इमरजेंसी लगती है, ठीक है, तो उस वक्त तो देश में हालात ही ऐसे होते हैं, तो उस वक्त आपके मौलिक अधिकारों को खंडन किया जा सकता है, यानी कि ये सस्पेंड हो सकते हैं, बट दो फंडामेंटल राइट तो तब भी सस्पेंड नहीं होंगे, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। क्लियर? दो फंडामेंटल राइट्स तो तब भी खंडित नहीं होंगे, वो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। अब हम इन आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल दिए गए हैं 12 से लेकर 35 तक, अब हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 12 आता है, जो स्टेट की परिभाषा बताता है कि स्टेट शब्द कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है, उसका मतलब क्या है। आगे जाकर जब हम डीपीएसपी पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज पढ़ते हैं, यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को जब हम पढ़ते हैं, उसमें भी स्टेट का डेफिनेशन आता है। और मैं आपको बता दूं कि ये वाला स्टेट का डेफिनेशन और वो वाला स्टेट का डेफिनेशन दोनों इक्वल है, बराबर है, कोई बदलाव नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये स्टेट के द्वारा कॉन्फर किए जाते हैं, स्टेट हमें प्रोवाइड करवाता है। तो स्टेट शब्द का मतलब यहां पर क्या है, ये आपको बताया जा रहा है। गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, ठीक है, सो कोई भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स जो है केंद्र सरकार के, उनका मतलब है स्टेट। उसके बाद गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, पहले भारत देश की बात हो रही है, इंडिया की, अब स्टेट की बात कर रहे हैं। कोई एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव ऑर्गन हो राज्य का, वो भी क्या है, स्टेट, वो भी क्या है, स्टेट। कोई भी लोकल अथॉरिटी हो, कोई म्युनिसिपैलिटी हो, पंचायत हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट हो, यानी कि नगर पालिका, पंचायत, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब क्या है, स्टेट। यानी कि स्टेट कहने का मतलब है मौलिक अधिकारों में इसका स्टेट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ये सारे के सारे आपको आपके मौलिक अधिकार प्रोवाइड करवाएंगे, ये इनका खंडन नहीं कर सकते, ये सारे के सारे, ठीक है। सो कोई भी अथॉरिटी और कोई भी जो भी सरकार के किसी इंस्ट्रूमेंट के तौर पर वर्क करते हैं, सरकार की एजेंसी के तौर पर वर्क कर रहे हैं, वो है स्टेट। अब सरकार की बहुत सारी एजेंसी भी हैं, बहुत सारी कंपनीज, जैसे कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं,
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब भी इसमें एग्री करती है, ये भी सब भी इसमें काउंट होती है। और कोई भी प्राइवेट बॉडी, कोई एजेंसी जो कि सरकार के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर वर्क कर रही है, वो भी आर्टिकल 12 में दी गई स्टेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड की जाएगी। समझ गए स्टूडेंट्स? किसी को कोई सवाल आता है तो आप यहां पर पूछ सकते हो, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया होगा। अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल 13, आर्टिकल 13, ठीक है जी। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है? यह बहुत महत्वपूर्ण अधिकार भारतीय संविधान के अंदर दे दिया गया है। अब ये अधिकार क्या कहता है? यह अधिकार कहता है अब सरकार जो है समय समय पर अलग अलग कानून बनाती रहती है, अलग अलग लॉज बनाती रहती है, अलग अलग नए नए बिल्स लेके आती रहती है, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, अलग अलग कानून लेके आते रहते हैं। यानी कि स्टेट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लेके आता रहता है। सो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट की जो बॉडीज है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने अकॉर्डिंगली बनाते। तो कोई कानून, कोई भी लॉ ऐसा जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन कर रहा है, कोई भी कानून ऐसा हो जो आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर रहा है, वो कानून रद्द है। जी हां, आर्टिकल 13 क्लियरली ये चीज बताता है कि ऑल लॉज that are inconsistent with or in the derogation of any law of any of the fundamental rights, ठीक है, वो आपके किसी भी मौलिक अधिकार का अगर खंडन कर रहे हैं, जो भी सरकार कोई नया कानून या बिल लेके आ रही है, तो आप ऐसा करने के लिए न्यायिक समीक्षा का सहारा ले सकते हैं। यानी कि आप अदालत का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सरकार ये जो नया कानून लेके आई है, ठीक है, सरकार ने कानून बना दिया और आपको लगता है कि नहीं मौलिक अधिकारों में ऐसा दिया गया था, तो आपको लगता है कि ये मौलिक अधिकार का शोषण कर रहा है, आप अदालत जाइए। तो कानून जुडिशरी क्या देखता है, ठीक है, यानी कि कोर्ट क्या देखेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगा? सुप्रीम कोर्ट उस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखेगा, फंडामेंटल लॉ के, फंडामेंटल राइट्स के साथ वो कंपैटिबल है कि नहीं है। अगर वो वाकई में आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं तो कोर्ट उसी वक्त उसको नल और वॉइड डिक्लेयर कर देगा, जो सरकार का नया कानून था, यहां पर उसको कर दिया जाएगा रद्द। सो जो लॉ वर्ड यहां पर आर्टिकल 13 में दिया गया है, उसका मतलब ये चार चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। हिंदी वालों के लिए अगली स्लाइड में दिखाई देगा। अगली क्लास से हम कोशिश करेंगे कि एक ही स्लाइड में इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा होगा, ठीक है। तो सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा और राज्य की सरकार के द्वारा जो परमानेंट लॉ बनाए जाते हैं, अगर कोई ऐसा लॉ पार्लियामेंट ने या स्टेट कानून ने, स्टेट की सरकार ने बना दिया जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन कर रहा है, वो रद्द हो जाएगा। कोई भी टेम्पररी लॉ, जैसे ऑर्डिनेंस होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है? एक टेम्पररी कानून होता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती या स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, ठीक है, विंटर सेशन, मानसून सेशन और समर सेशन, सॉरी बजट सेशन, नॉट समर सेशन, इट्स बजट सेशन, बजट, मानसून और विंटर, ठीक है। तो टेम्पररी लॉ जैसे ऑर्डिनेंस होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा पास किए गए थे, स्टेट गवर्नर के द्वारा पास किए गए हैं, तो अगर ये भी किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं तो ये भी नल और वाइड हो जाएंगे। तो कोई भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन होगा, जैसे कोई ऑर्डर बनाया, कोई डीसी है आपके एरिया का, ठीक है, और कोई आईएएस अधिकारी है, उसने कोई ऑर्डर पास कर दिया, कोई रेगुलेशन पास कर दिया, आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, सो ये नल हो जाएगा। कोई भी लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ, कोई कस्टम और कोई फोर्स ऑफ लॉ हो, सो वो भी यहां पर अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। क्लियर? तो कानून के बल या बल का प्रयोग किया जाए, प्रथा या बल का या प्रथा का उपयोग किया जाए, तो ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे वॉइड। अब यहां पर एक वर्ड आया था जुडिशियल रिव्यू, जिसको हम कहते हैं न्यायिक समीक्षा। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ द जुडिशरी। ये क्या होता है? देखिए, सही मायने में आपको जो अधिकार सरकार दे रही है उनका रक्षण करना और आपको न्यायालय तक पहुंचाना, उसमें एक बहुत बड़ा फीचर यह है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। इसकी शुरुआत ना यूएसए से होती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से होती है, और ये भारत में भी एप्लीकेबल है। ये कंसेप्ट भारत में भी एप्लीकेबल है, बट अमेरिका में इसका कुछ विधान अलग है और भारत देश में कुछ विधान इसका अलग है। यानी कि इंडिया में ना जुडिशियल रिव्यू थोड़ा सा नैरो है। अब ये कैसे है? ठीक है, न्यायिक समीक्षा हिंदी में बोलते हैं इसको, जुडिशियल रिव्यू। इसकी शुरुआत अमेरिका से होती है और भारतीय कानून भी इसको अपनाता है, भारतीय संविधान भी इसको अपनाता है। जुडिशियल रिव्यू का साधारण मतलब है न्यायिक समीक्षा, यानी कि सरकार अगर कोई ऐसा लॉ कानून बना रही है जो कि आपके अधिकारों का शोषण कर रहा है, तो आप
उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को रिव्यू करवा सकते हैं न्यायालय में जाकर, यानी कि जो जजेस होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखेंगे कि क्या ये जो कानून आया है क्या ये सच में ही भारतीय संविधान की किसी नॉर्म को वायलेट कर रहा है। अगर कर रहा है, आपके किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो सरकार इसको रद्द कर देगी। सरकार इसको यानी कि कोर्ट उस लॉ को रद्द कर देगा। सो ये जुडिशियल रिव्यू यहां पर एक फीचर देखने को मिलता है। बट उस कानून को किस तरह से देखा जा सकता है उसको लेकर प्रोसीजर यहां पे निकल कर आता है। क्यों? इंडिया में जब ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, तो इसके जुडिशियल रिव्यू ना दो धारणों पर टिकता है। क्या? पहली चीज है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। पहली चीज क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और सेकंड चीज क्या है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये दो चीजें क्या क्या हैं थोड़ा सा समझेंगे। पहले जैसे कि मैंने बताया कि जुडिशियल रिव्यू जो है इसकी शुरुआत यूएसए से होती है। 1803 में इसकी शुरुआत की गई थी और भारत में हमारा संविधान जो है हमें जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। आर्टिकल 13 के तहत ये दे दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला हुआ है द जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि, और अभी मैंने पहले क्या बताया था कि बेसिक फीचर को तो हम बदल ही नहीं सकते, यानी कि जुडिशियल रिव्यू तो हर हाल में रहेगा, हर हाल में रहेगा, आपके पास ही रहेगा, इसको नहीं आप छीन सकते। क्लियर? ठीक है जी, ठीक है जी। एंड इट कैन नॉट बी कर्टेल्ड इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट करके भी इस फीचर को नहीं छीन सकते। ये तो आपको एक गारंटीड फीचर मिला हुआ है। सोचिए कितना अच्छा फीचर दिया हुआ है। बट इंडिया में लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है मैं आपको बताता हूं। इंडिया में जो जुडिशियल रिव्यू है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की धारणा पर काम करता है, और अमेरिका में जहां पर इसकी खोज होती है वहां पर ये जो जुडिशियल रिव्यू है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अधीन पर काम करता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कि कहने का भाव क्या? भारत में अगर कोई कानून बना है, भारत में अगर कोई कानून बना है तो उसको बनाने की एक प्रथा है। क्या? कैसे प्रथा? अब मान लीजिए यूनियन को अधिकार है, पार्लियामेंट को अधिकार है कानून बनाने का। अब पार्लियामेंट में हमारे पास क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। हमारी लोकसभा और राज्यसभा ने जो कानून बनाया, मतलब लोकसभा ने कोई बिल बनाया, सरकार ने, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, प्रेसिडेंट ने साइन किया, कानून बन गया। ठीक है। अब कानून बन गया, किसी ने ये नहीं देखा कि ये जो कानून है ये लोगों के अधिकारों की तरफ से लोगों के लिए सही है या नहीं है, वेदर इट इज राइट फॉर द सिटीजन्स और नॉट, हर तरह से समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये सही है या नहीं है। इंडिया में ये चीज को लेकर हमारी जुडिशरी नहीं आती है। हमारी जुडिशरी क्या करती है? इंडिया में ये चीज क्या आती है? इंडिया में ये चीज देखी जाती है कि ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के आधार पर होना चाहिए। हमारी जुडिशरी क्या करती है? इंडिया में सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट क्या करता है? कोई कानून था, न्यायिक समीक्षा के लिए गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली सही है या नहीं है, तो ठीक है। ये नहीं देखा जाता कि समाज के अकॉर्डिंगली उसका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली सही है या नहीं है। कोर्ट सिर्फ ये देखता है कि ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन या कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हालांकि अमेरिका में उल्टा है। अमेरिका में ये काम करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या आता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में यह आता है कि अगर कोई कानून कोर्ट के अधीन गया है, जुडिशियल रिव्यू के अधीन गया है, तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का देखेगा कि ऐसा कानून क्यों बनाया गया, ऐसे कानून को बनाने की जरूरत है या नहीं है। ये कानून अगर बनाया गया है तो क्या ये सही है? सिर्फ इसकी वैलिडिटी चेक नहीं करेगा, इसको प्रॉपर तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो ये दो चीजें आपको देखने को मिलती है। अब हमारा जो पेपर हुआ 2016-17 का, इसके अंदर आपको दो सवाल देखने को मिलते हैं जुडिशियल रिव्यू को लेकर। जी हाँ, दो सवाल मैं बता रहा हूं कौन कौन से। हालांकि जुडिशियल रिव्यू को हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। हाँ जी, दो सवाल यहां पर जुडिशियल रिव्यू को लेकर आते हैं। क्या है? जुडिशियल रिव्यू भारतीय संविधान में जो दिया गया है वो किस प्रिंसिपल के आधार पर आता है, यानी कि भारतीय संविधान का इंडिया में जो जुडिशियल रिव्यू है वो किस तरीके से, किस प्रिंसिपल पे? अभी मैंने बताया इंडिया में जो जुडिशियल रिव्यू है बहुत नैरो है। उसका आधार क्या है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि कानून के अनुसार जो स्थापित प्रक्रिया है उसके अनुसार ही सारा काम चलेगा। ठीक है, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और
अगला अगला सवाल यह आता है, किस देश के जुडिशियल रिव्यू में, किस देश के जुडिशियल रिव्यू में, कौन से देश का जुडिशियल रिव्यू जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर आधारित है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर आधारित है। और अभी हमने पढ़ा है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये दोनों प्रश्न बच्चे मैंने 2016-17 वाले पेपर से उठाए हैं और ये दोनों प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। सो इस तरह से पेपर में सवाल आता है, मैंने आपको ये भी बता दिया है, ठीक है। सो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। अब हमारे पहले मौलिक अधिकार की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, समानता का अधिकार। अब इसके अंदर 5 आर्टिकल कवर होते हैं। अब इसको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। बराबरी समानता का अधिकार में 5 आर्टिकल कवर होते हैं। कौन कौन से हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। हिंदी में भी बताऊंगा, आगे पढ़ेंगे डिटेल में इन सबको, ठीक है। इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स। चलिए, जैसे कि मैंने बता दिया, तो समानता का अधिकार में ये 5 आर्टिकल आते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां पर रूल ऑफ लॉ से। देखिए, हमने आर्टिकल 14 की बात करी और आर्टिकल 14 में हमने बात, आर्टिकल 14 क्या कह रहा है? आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब यहां पर भी 2 चीजें आ गई, जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ था, उसी तरह से अनुच्छेद नंबर 14 में भी 2 चीजें आ जाती है। क्या? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब हमारा भारतीय संविधान इन दोनों चीजों को मान्यता देता है। अब ये दोनों कंसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रूल ऑफ लॉ से। देखिए, रूल ऑफ लॉ कहने का मतलब क्या है कि कानून सबसे ऊपर, ठीक है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बिलीव करते हैं हम कि हर चीज से ऊपर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, हर चीज से ऊपर। सो रूल ऑफ लॉ बहुत जरूरी है। और ये टर्म जो है रूल ऑफ लॉ की, ये दी थी एवी डाइसी ने। एवी डाइसी ने ये टर्म दिया था रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर रूल ऑफ लॉ के 2 कंसेप्ट आते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये 2 कंसेप्ट यहां पर निकल कर आते हैं जब भी हम इक्वलिटी की बात करते हैं और लॉ की बात करते हैं, ठीक है। लॉ की जब हम बात करते हैं, अब लॉ में ये 2 चीजें आती हैं। पहली चीज इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इक्वलिटी बिफोर द लॉ कहने का मतलब क्या है कि कानून सबके लिए बराबर है, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई राज्यपाल है, कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई एक सड़क छाप है, सबके लिए कानून बराबर रहेगा, सबके लिए। दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है। अब आप बोलोगे ये तो अच्छी बात है ना कि कानून तो सबके लिए बराबर ही होना चाहिए, ठीक है, बट दिस इज अ नेगेटिव कंसेप्ट। नेगेटिव कंसेप्ट कैसे है, ठीक है, नेगेटिव कंसेप्ट कैसे है और ये गलत क्यों, मैं इसको नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं? मान लीजिए एक अमीर व्यक्ति है, एक अमीर व्यक्ति है, वो इनकम टैक्स भरता है और एक गरीब व्यक्ति है। आप उससे तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो भी सेम अमाउंट का इनकम टैक्स भरे, ठीक है, वो भी उतना ही अमाउंट का इनकम टैक्स भरे। सो आप कैसे कह सकते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट? ये एक नेगेटिव धारणा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। और उसके बाद दूसरी धारणा क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ क्या कहता है? अब अमेरिका जैसे देश में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की धारणा चलती है, भारत देश में दोनों चलते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ भी है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है, ठीक है, दोनों का अपना स्कोप है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि आपको यह देखना पड़ेगा कि सामने किस चीज की बात हम कर रहे हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि कानून ठीक है, बराबर है, ठीक है, बट आप सेम कम्युनिटी के लिए ऐसा चला सकते हैं। सेम कम्युनिटी के लिए मतलब मान लीजिए सेम टाइप ऑफ पीपल्स के लिए ऐसा चला सकते हैं हम। मान लीजिए गरीब लोग हैं, ठीक है, गरीब मान लीजिए कि एक समाज का एक वंशज है, ठीक है, समाज का एक ऐसा हिस्सा है, मान लीजिए एक शहर है, वो शहर पे सारे के सारे गरीब लोग ही रहते हैं, कोई भी अमीर नहीं है। आप उन पे सेम टाइप ऑफ कानून को, सेम टाइप ऑफ इक्वलिटी की बात आप कर सकते हो। अब वहां कह सकते हैं कि द इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्योंकि वहां सब लोग बराबर बैठे हुए हैं, वो एक जैसे हैं, कोई अमीर गरीब नहीं है वहां पर। यहां पर समाज में आपको एक एक्सेप्शन देनी पड़ेगी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देना पड़ेगा भारत के अंदर। जैसे कि यहां पर ये जो पर्सन शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि कंसेप्ट क्या, आर्टिकल 14 क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट मना नहीं कर सकता भारत के किसी पर्सन को, क्या? इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया।
अब इस पर्सन शब्द में लीगल पर्सन भी आते हैं, यानी कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं, कंपनीज हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं, ठीक है, लीगल पर्संस, फ्रेंडली एलियंस, ये सब भी आते हैं। सो राइट के दो डायमेंशन है, ठीक है। हम इक्वालिटी जो है लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस पे भी लेके आ रहे हैं और यहां पर इसकी धारणा को आगे भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमने कुछ एक्सेप्शंस ऐड कर दी आर्टिकल 14 के अंदर। एक्सेप्शंस क्या है? आर्टिकल 361, आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 क्या कहता है? भारत देश का राष्ट्रपति, भारत देश का राष्ट्रपति क्या है? अब एक व्यक्ति ने क्राइम किया, एक नॉर्मल सिटीजन ने क्राइम किया और एक राष्ट्रपति ने क्राइम किया, ठीक है, और राष्ट्रपति ने कुछ भी बोला हो, कुछ भी बोला हो, अपनी शक्तियों का काम करते हुए कुछ भी बोला हो, आप उसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते। द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, ठीक है, फॉर द एक्सरसाइज और परफॉर्मेंस ऑफ हिज पावर एंड फंक्शंस, पावर एंड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। और अगर राष्ट्रपति ने कोई क्राइम कर दिया, कोई गुनाह कर दिया, ठीक है, आप उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो पार्लियामेंट के अंदर चला सकते हैं, बट ये नहीं कि उसको हथकड़ियां लगवा के जेल में भिजवा दिया। आप उसके खिलाफ इंपीचमेंट बिठा सकते हैं अगर बुरा प्रूव हो गया तो, बट पार्लियामेंट के अंदर वो सेम राष्ट्रपति सेम आम नागरिक की तरह हथकड़ियां लगाकर जेल में वैसे नहीं जा सकता। हाँ, पहले वो राष्ट्रपति के पद से हटाया जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर उसके गुनाहों के खिलाफ प्रोसीडिंग चलेगी। अगर वो गिल्टी प्रूव होता है तो उसका पद छीन लिया जाएगा, पद छीन लेने के बाद वो एक आम नागरिक बन जाता है। क्लियर? सो जब तक वो व्यक्ति भारत देश का राष्ट्रपति है, आप उसको कोई अरेस्ट नहीं कर सकते, जेल में नहीं डाल सकते, और ना ही किसी राज्यपाल को ऐसा कर सकते, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 361A आता है। आर्टिकल 361A कहता है पार्लियामेंट की कोई प्रोसीडिंग थी, एक न्यूज़पेपर वाले ने छाप दी, एक न्यूज़पेपर वाले ने छाप दी, तो अब ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग लेके आ जाओगे, ठीक है जी, कि इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, किसी रेडियो या टेलीविजन ने कर दिया। उसके बाद आर्टिकल 31C आता है, आर्टिकल 31C। अब आर्टिकल 31C कहता है कि राज्य ने जो कानून बनाया हो, किसके लिए? फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑफ आर्टिकल 39B और 39C, ठीक है। सो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 14 में हम क्या कह रहे हैं? इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब बराबर है। बट आर्टिकल 39B और 39C में हम कुछ इक्वालिटी को खत्म करते हैं। कैसे? आर्टिकल 39B 39C में हम बात करते हैं कि इक्वल वेजेस मिलने चाहिए सबको, ठीक है, सबको बराबर, मतलब इक्वल वेजेस क्या मतलब? सबके इकोनॉमिक स्टेटस को बराबर लेके आने की बात हम करते हैं। तो उसके लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति को कम सैलरी मिल रही हो, एक को ज्यादा मिल रही हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सो उसको लेकर आप यहां पर आवाज नहीं उठा सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियरली ये भी बोला हुआ है कि जहां आर्टिकल 31C आ गया वहां पर आर्टिकल 14 काम नहीं करेगा, क्योंकि एक दूसरे से एंटी है, एक दूसरे से एंटी है। तो ये कंडीशंस यहां पर रखी गई है, ठीक है, ये कंडीशंस यहां पर रखी गई हैं आर्टिकल 14 के अंदर। और आर्टिकल 14 दो चीजों पर निर्धारित है भारत के अंदर, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसके बाद आता है आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 15 तो एक मूवी भी बनी हुई है, वो भी आपने देखी होगी। और आर्टिकल 15 सिंपल सी एक चीज कहता है, क्या कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक, ठीक है, जाति के आधार पर, यानी कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आप बेसिकली उसका शोषण नहीं कर सकते हैं। उनमें ये नहीं बोल सकते कि यहां पर बेसिकली दलित ही बैठकर खाना खाएंगे, यहां पर अमीर ही बैठकर खाना खाएंगे। तो आर्टिकल 15 थोड़ा सा लेंथी है, इसके अंदर कुछ सब क्लॉज है, इस सब क्लॉज भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इनको लेकर भी पेपर में सवाल आ सकता है। सो आर्टिकल 15 का फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है? सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। सो यहां पर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ की हम बात करते हैं। क्लियर? कि ये नहीं होगा। अब पहला पॉइंट क्या कहता है आर्टिकल 15 का फर्स्ट क्लॉज? फर्स्ट क्लॉज कहता है स्टेट, स्टेट पता है ना आपको, मैंने बताया था स्टेट क्या क्या है। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। स्टेट जो है किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ओनली, सिर्फ, ओनली शब्द दे दिया, सिर्फ किस चीज को लेकर? मजहब को लेकर, यानी कि रिलीजन को लेकर, कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, ईसाई है। रेस को लेकर, ठीक है, कलर को लेकर कि वो कोई गोरा है, कोई काला है। कास्ट को लेकर, ठीक है, कि उसकी कास्ट क्या है, ठीक है, वो ब्राह्मण है, वो क्या है, ठीक है, वो जैन है,
उसके बाद सेक्स को लेकर कि वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, और प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर कोई कहां जन्मा है, कोई कहां जन्मा है। ठीक है, जैसे अगर कोई व्यक्ति शिमला में जन्मा है, ठीक है, तो इसका शिमला में एक मॉल है, ठीक है, मान लीजिए शिमला में एक मॉल है, ठीक है, वहां पर पिज्जा की दुकान है, और एक बिलासपुर से आया हुआ व्यक्ति शिमला के उस मॉल में जाता है और बेसिकली क्या कह देता है कि मुझे पिज्जा खाना है, पर वो जो मॉल वाला व्यक्ति है वो कह देगा, मॉल जो है वो सरकारी है, ठीक है, मॉल जो है वो सरकारी है, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है। या फिर मॉल की एग्जांपल नहीं लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई सरकारी ऑफिस है शिमला का, ठीक है, कोई शिमला का सरकारी ऑफिस है, वहां पर बिलासपुर से एक व्यक्ति चलकर आता है और वो जो ऑफिस है वो पूरे स्टेट के लिए काम करता है, तो वो यहां पर ये नहीं कह सकता कि यहां पर शिमला वाले व्यक्ति का काम पहले होगा या बिलासपुर वालों का बाद में होगा, सब बराबर है, ठीक है, क्योंकि हम सरकारी बात कर रहे हैं तो स्टेट की बात हम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहां पर मॉल वाला एग्जांपल थोड़ा गलत हो जाएगा, वो हम आर्टिकल 15(2) में यूज कर सकते हैं, क्योंकि 2 क्या कहता है, आइए 15(2) क्या कहता है, नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। फिर से उन सारी चीजों की बात होती है, ठीक है, बट इसके अंदर 2 पार्ट आ जाते हैं, सेकंड ए सेकंड बी, यानी कि आर्टिकल 15 का सेकंड क्लॉज, और वो सेकंड क्लॉज भी अपने अंदर 2 सब क्लॉज लेके बैठा हुआ है। अब 2 सब क्लॉज क्या कहते हैं, एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, पैलेस ऑफ द पब्लिक एंटरटेनमेंट। अब यहां पर स्टेट नहीं है, मैंने बताया था ना कुछ अधिकार ऐसे हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी कंसीडर करते हैं, जो सिर्फ स्टेट के द्वारा कॉन्फर नहीं किए जाते। अब कुछ अधिकार कैसे, कोई दुकान है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, ठीक है, वो ये नहीं बोल सकता कि हम इस जाति के लोगों को अंदर आने नहीं देंगे, हम इस जाति के लोगों को खाना खाने नहीं देंगे, हम गोरे लोगों को खाना खिलाएंगे, या फिर हम जो है इस थिएटर में सिर्फ काले लोग ही पिक्चर देख सकते हैं, इस थिएटर में सिर्फ गोरे लोग ही पिक्चर देख सकते हैं, इस थिएटर के अंदर सिर्फ शिमला में जन्मे हुए पिक्चर देख सकते हैं, इस थिएटर के अंदर जो हिमाचल से बाहर से आए व्यक्ति हैं ये पिक्चर नहीं देख सकते। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं लगाया जा सकता, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं लगाया जा सकता, ये यहां पर बताया गया। और ये ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप हिंदू हो, ठीक है, आप किसी मॉल में जा रहे हो पिक्चर देखने के लिए, ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप हिंदू हो तो आप फ्री एंट्री करोगे, आप कोई और कैटेगरी के हो, आप बेसिकली मुसलमान हो तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ठीक है। एनी लायबिलिटी, एनी रेस्ट्रिक्शन और एनी कंडीशन आप अप्लाई नहीं कर सकते इस पॉइंट पे जाकर, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आपके घर के पड़ोस में एक दुकान है और वो दुकान वाला, जब आप जो है आप जो है एक उच्च जाति से आते हैं और आप उसमें सामान लेने के लिए जाते हैं, और जब एक छोटी जाति का सेम दुकान पे सामान लेने के लिए जाता है तो आपको तो वो व्यक्ति अच्छे से सामान देता है और दूसरे व्यक्ति को मना कर देता है कि मैं तेरे को सामान नहीं बेचूंगा, ये नहीं हो सकता। दिस इज द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 15, यह आर्टिकल 15 का वायलेशन कंसिडर किया जाएगा। क्लियर। इसके साथ साथ सरकार ने ठीक है, सरकार ने यानी कि सरकार ने, अथॉरिटीज ने आपके घर के आसपास या कहीं पे जो कुएं बनाए हुए हैं, ठीक है, कोई टॉयलेट्स बनाए हुए हैं, टैंक्स बनाए हुए हैं, बाथिंग घाट बनाए हुए हैं, रोड बनाई हुई है। अब ऐसा नहीं है कि इन लोगों को, इनमें से किसी भी कैटेगरी को, ठीक है, रिलीजन, रेस, किसी के आधार पर इस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से भी रोका नहीं जा सकता। कहीं पे कुआं है तो कुएं में ये नहीं है कि सिर्फ गोरे रंग वाली पानी भरेंगे, काले वाले नहीं भरेंगे, बट कंडीशन एक है कि वो स्टेट फंड से बना होना चाहिए, यानी कि स्टेट में जो डेफिनेशन था उनमें से किसी के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। बट अगर कोई कम्युनिटी, मान लीजिए एक कम्युनिटी जो है, ठीक है, आपका जो गांव है, मान लीजिए आपका गांव है, ठीक है, आपके गांव के अंदर एक कुआं बना हुआ है, एक तालाब है या कुआं है, कुछ भी है, ठीक है, वो तालाब या कुआं आपके गांव में रहने वाले एक राम ठाकुर नाम के व्यक्ति ने बनाया है। वो राम ठाकुर एक प्राइवेट व्यक्ति है, उसने वो कुआं बनाया है। तो यहां पर राम ठाकुर की मर्जी होगी कि वो किसको पानी भरने देगा, किसको नहीं भरने देगा, क्योंकि ये प्राइवेट इंडिविजुअल है। अब प्राइवेट इंडिविजुअल, क्योंकि ये इसकी अपनी मर्जी है, क्योंकि ये इसने
अपने लिए बनाया है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट फंड से नहीं बना है। इसके साथ साथ मान लीजिए एक ऐसे ही कुआं है जो कि जैन कम्युनिटी ने बनाया है, एक सोसाइटी के अंदर एक कुआं है, ठीक है, जो जैन कम्युनिटी ने बनाया है, तो उस सोसाइटी के अंदर उस कुएं से कोई बाहर वाला व्यक्ति आके पानी भरेगा या नहीं भरेगा, ये वो कम्युनिटी डिसाइड करेगी, वहां ये एप्लीकेबल नहीं होगा। वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 15 का वायलेशन है, मैं यहां पानी भरने आया था और मुझे भरने नहीं दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर एक कंडीशन क्या आती है, द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड पैलेसेस ऑफ द पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड फुली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ द जनरल पब्लिक। यहां पर ये एक रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती है। समझ रहे हैं आप? किसी को यहां पर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकेंगे। चलिए, आज की इस क्लास में इतना ही हम कवर करने वाले हैं, बाकी फर्दर क्लासेस में हम इसको और डिटेल में कवर अप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी अगर कंफ्यूजन है तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।